नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता की। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय से लेकर सीबीआई और आयकर विभाग लगातार सक्रिय हैं। पिछले 6 माह के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने कई अधिकारियों, राजनेताओं के यहां छापेमारी की है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 500 करोड़ से ज्यादा की राशि महादेव ऐप के कारोबारी द्वारा दी गई है। इस ऐप कांड के बाद से ही भूपेश बघेल पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है भूपेश बघेल पर, और उधर कांग्रेस ने इस सारी कार्रवाई को चुनावी स्टंट बता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है। उधर भाजपा का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से कांग्रेस परेशान है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के सनातन विरोधी बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। दूसरे चरण के मतदान में अब 7 दिन बाकी है, तो क्या 7 दिन बाद छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों का तूफान थमने वाला है या फिर ये इसके बाद भी जारी रहेगा? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कभी सुना है कि चुनाव के दौरान में आप कहें कि जांच हो रही है इस विषय में, और उस पर सारा टेलीविजन देश का बोल रहा है, सारे अखबार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोल रहे हैं, जो जांच का विषय है जांच हो जाए, तथ्य सामने ले आओ, कार्रवाई करो। ये चुनाव के समय कहाँ याद आई? सूची निकालने हर राज्य की, उन नेताओं की जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल थे, उन पर इन्होंने हर चुनाव में हर राजधानी में जाकर उनके नाम लेकर नामजद करके आरोप लगाए। निकालिए सूची। और जैसे ही वो लोग दबाव में आके, घबरा के और कारणों से राजनीतिक फायदे के लिए पलट गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, हाथ मिला लिया या शामिल हो गए, तो ये तो आज तक ऐसा पवित्र कुंड ढूंढ रहा हूँ, वो है कहाँ कि वहाँ से स्नान करा के लेके आओ और जनता के समक्ष कहो ये तो बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है। देखिए, आनंद शर्मा जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। मुझे लगता है कि उनको अपने इंडी गठबंधन के नीतीश कुमार के बयान पर भी जरूर बोलना चाहिए, जो उन्होंने कल विधानसभा में कहा। क्या आनंद जी मानते हैं कि वो बयान सही है, या आनंद जी ये बताएं कि जो इनके इंडी गठबंधन के स्टालिन जी ने प्रभु श्री राम के बारे में कहा वो सही है क्या, या इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लड़के प्रियंक ने उसका समर्थन किया वो सही है क्या? मैं एक बात बता देता हूँ आनंद जी, भूपेश मतलब 508, मतलब अगर आप 508 करोड़ खाएंगे और आप पे कार्रवाई होगी तो और आप सोचेंगे इससे बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो चुनावों के वक्त छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जिस तरह से लगातार जारी, इसे लेकर जो बयानबाजी है उसका दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही कई तरह के सवाल जो हैं वो बीजेपी कांग्रेस पर उठा रही है और कांग्रेस इस पर लगातार जो निशाना है वो भाजपा पर कर रही है। इसके साथ ही अगर महादेव ऐप की बात की जाए तो महादेव ऐप को लेकर भी सीएम बघेल खुद कई तरह के सवाल जो है वो पीएम को लेकर उठा चुके हैं। और आज इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिर चुनाव से पहले ही ईडी सक्रिय क्यों होती है राज्य में, इसकी चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौकीर रज़ा जी भाजपा से, अनिल चौहान जी कांग्रेस से और अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले जी अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आखिर चुनाव से पहले ही ईडी सक्रिय क्यों हो रही है छत्तीसगढ़ में? और हमने पहले देखा था महाधिवेशन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में ईडी सक्रिय हुई थी और उसके बाद मामला शांत कर दिया गया था। देखिए, एक बात एकदम क्लियर कट रहती है, मैं कई सारे टीवी चैनल्स पे बोल चुका हूँ कि एजेंसियां जो होती है वो सरकारों के अंदर है, उसका इंस्ट्रक्शंस जो है सरकार के टॉप पे, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिटिकली फ्री है। हाँ, पार्शियल फ्री रहता है। तो ऐसे ही परिस्थिति में क्या होता है कि कई बार इलेक्शंस आ जाते हैं, या फिर अब वो ईडी पर ये स्वतंत्रता जरूर है कि वो किस पर कार्रवाई करे, किस पर कार्रवाई ना करे। आप एज ए जनता, एज ए किसी राजनीतिक दल ये जरूर मतलब सवाल कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही और फलाने पर क्यों कार्रवाई कर रही। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है, क्या इसमें कोई एविडेंस मिला है ईडी को, या फिर जो है सो फिर कंप्लेंट या सस्पिशन के आधार पे। तो ये जो ईडी जब तक ये सामने चीजों को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि कुछ एक मामले में ऐसा है कि नोट्स भी दिखे हैं, ऐसा अगर सिर्फ हवाई बात रहती तो ये नोट्स भी उगल रहे हैं, कई सारे जगहों से मिल रहे हैं, वो किसके नोट्स हैं, है ना।
तो ये इसके बारे में भी अगर वो चीजों को अच्छी तरह से क्लियर करके लाएं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की कहानी पर ईडी न देखे कि वो जांच एजेंसी है जिसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए आपके पास आना चाहूंगे अनिल जी। अनिल जी, हम लगातार देख रहे हैं जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें एविडेंस की, तो क्या एविडेंस भी मिल रहे हैं जिसके आधार पर ये कार्रवाई लगातार जारी है? क्योंकि सीएम बघेल खुद ये सवाल उठा चुके हैं कि क्या प्रधानमंत्री इस पूरे ऐप को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कार्रवाई हो रही तो गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? और इस ऐप को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? धारा को तो बंद हो जाएगा। जी अनिल जी, सवाल आपका सुन नहीं पाया, एक बार फिर से दोहराएंगे। अनिल जी, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जैसे ही चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई शुरू होती है, और महा अधिवेशन के दौरान भी हमने देखा था ईडी लगातार सक्रिय थी और कई तरह के सवाल जो है वो सीएम बघेल खुद उठा चुके हैं। देखिए अमृता जी, ईडी की कार्रवाई आज की बात नहीं है। पूरे देश में देखिए लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंक स्थापित करने के लिए, अवमूल्यन करने के लिए लोकतंत्र का लगातार ईडी का इस्तेमाल हुआ है। और बड़ी बात यह देखिए कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई होती है और जिन लोगों पे कार्रवाई होती है, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। जब ये कार्रवाई स्टार्ट होती है और उसके बाद इस दबाव को और प्रलोभन के बाद नेता जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कार्रवाई बंद हो जाती है या जांच रोक दी जाती है। और जब चुनावी स्टेट होता है, गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां लगातार छापेमारी की जाती है। अमृता जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, यहाँ किसी भी मंत्री या बड़े नेता पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। सिर्फ यहाँ दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों कर्मचारियों पे चार्जशीट दायर करने का काम ईडी ने किया। और बड़ी बात यह है, ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो 3% के मामलों में यह चार्जशीट दायर कर पा रहे हैं, 97% बोगस छापेमारी हो रही है। और बड़ी बात यह है अमृता जी, जब ईडी कोई कार्रवाई करती है तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बनकर उसका बचाव करती है और स्टेटमेंट जारी करती है। कई बार तो भाजपा इतनी उत्साहित हो जाती है कि ईडी की कार्रवाई पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ईडी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाती, और आपने अभी हालिया उदाहरण देखा होगा कि ईडी वीडियो जारी करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की होती है। इस तरह का जो सामंजस्य है, इस तरह जो प्रकोष्ठ की तरह ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, यह हिंदुस्तान की सारी जनता और प्रदेश की सारी जनता समझ रही है कैसे लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी कई मामलों में चिंता प्रकट की, चाहे वो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला हो। आप बहुत सारे 70% से अधिक नाम कॉलेजियम ने जो अनुशंसा किया था उसको रोकने का काम केंद्र की सरकार ने किया। मतलब अब न्यायालय भी इससे अछूता नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने का काम कर रही है तो ईडी, आईटी, सीबीआई की तो बात ही छोड़िए। जब मणिपुर में हिंसा होने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई इनपुट नहीं मिलता इनके केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कि कितनी बड़ी हिंसा हो सकती है, महिलाओं के प्रति कितना बड़ा अपराध हो सकता है, कितना वायलेंस हो सकता है, उस पर ध्यान ही नहीं है। कैसे राज्यों में जहां गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं उनको स्थिर किया जाए, उस पर पूरा कंसंट्रेशन है। पूरी एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया है। चलिए ठीक है अनिल जी, तौकीर जी से भी जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है बार बार कि महंगाई का जो मुद्दा है वो ना उठे, इसलिए मोदी की गारंटी फीकी ना पड़े, इसलिए ईडी आईडी जो है वो सक्रिय हो गई है चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में। देखिए, सत्ता की लोलुपता में ये हमेशा अंधे रहे, इसलिए दूसरों को क्या समझते हैं ये आप समझ सकते हैं। इनका लोकतंत्र के लिए भाई अनिल चौहान की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को कलंकित करने वाला तो काम किया आज सब देखा। लोकतंत्र के हत्यारी जो रही इंदिरा गांधी रही, और 2 साल तक पत्रकारों तक जो उनके खिलाफ लिखते थे या फिर बोल देते थे उनको अंदर कर देती थी। तो आपको मुझे शोभा नहीं देता लोकतंत्र की बात करना। रही बात ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो वो आप स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक एजेंसी है और आपके कार्यकाल में बनी हुई एजेंसी है और वो काम कर रही है। और रही बात अगर वो काम कर रही है तो चार्जशीट दाखिल कर रही है सबके साथ, एविडेंस के साथ, और भारी मात्रा में, चाहे वो पैसा देख लीजिए, गहने देख लीजिए, भारी मात्रा में आप प्रॉपर्टीज के कागजात देख लीजिए, अवैध संपत्तियां मिल रही है, सब कार्रवाई कर रही है। और कार्रवाई करने के बाद उसको वो अपने, लेकिन तौकीर जी सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना क्योंकि जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर ईडी आईडी की कार्रवाई नहीं होती है, जहां पर दूसरी सरकारें होती है, दूसरी पार्टी की सरकारें होती है, वहां पर ये कार्रवाई ज्यादा देखने को मिलती है, वो भी चुनाव के ठीक पहले।
देखिए अभी जहां जहां आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये इनको लगता है। दरअसल भ्रष्टाचार जितना ये करते नजर आते, कोई दूसरा करते नजर नहीं आता। अभी भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई आ रही है, इसी प्रदेश में कार्रवाई हुई है। अभी राइट जिलों के खिलाफ जो भाजपा नेता उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो आप ये मत बोलिए जो भ्रष्टाचारी है वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जा रहा है ईडी के द्वारा। लेकिन आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, आपके नेता किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उनको बचाने क्यों लगते हो भाई? आपको लगता है अनिल जी, फिर तो ये कांग्रेस की तरफ से बड़े ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर रजा जी का तो यही कहना है कि भाजपा नेताओं के भी कार्रवाई की जा रही है। वो 4-5 भाजपा नेताओं के नाम बता दें जिन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी बात राजनीतिक दलों को ही नहीं, जो मीडिया समूह भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट दिखाते हैं या कुछ इनका जो असली चेहरा है उजागर करने का काम करते हैं, उन पे भी छापेमारी की गई है। बड़े बड़े मीडिया समूह हैं, कई लेखकों की हत्या हो गई, कई पत्रकारों की हत्या हो गई, और प्रधानमंत्री जी खुद उनको फॉलो करते हैं। कहां है 2 करोड़ नौकरियां, कहां है जो 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा था? इसको जनता ना पूछे, इसलिए ये डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। रही बात सत्ता को लेकर लालच का, तो अमृता जी पूरे देश की जनता देख रही किन किन प्रदेशों में विधायकों और सांसदों की मंडी लगाई गई। 300 से ज्यादा विधायकों ने दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की या इस्तीफा दे दिया। उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं देंगे। आज जब हम आज के आधुनिक युग में जब मीडिया, सोशल मीडिया सभी हावी है, उसके बाद इतनी बड़ी दादागिरी हो रही है, इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को छीन किया जा रहा है, इस तरह से लोकतंत्र पर लगातार घात किया जा रहा है, कैसे पूरे प्रदेश को अदानी अंबानी को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारे प्रदेश की जनता जानती है। चिट फंड कंपनियों पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई, उन पे जांच क्यों नहीं हुई? रमन सिंह जी और सारे लोग गए थे, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले की जांच क्यों नहीं होती? अदानी जी को 20,000 जी बार बार कांग्रेस 15 साल में जो घोटाले हुए हैं उसका जवाब मांग रही है। हमारी सरकार जी रजा जी क्या कहा आपने? कांग्रेस बार बार यही सवाल उठा रही है, 15 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका आज तक अता पता नहीं, उसका जवाब बीजेपी देती नहीं है। हाँ, यही तो मैं सुनना चाहता था। 15 साल अगर भ्रष्टाचार का ये आरोप लगाते रहे तो कहाँ गई इनकी पुलिस, कहाँ गई इनकी एलआईबी, कहाँ गई इनकी एजेंसी, प्रदेश की एजेंसी होती है, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सरकार इनके पास सबूत, इनके पास कार्रवाई क्यों नहीं करनी? अरे झूठा इल्जाम लगाना ये बंद करें। आज अगर इनकी कार्रवाई करी तो सबूत के साथ कर रही है। आपकी एजेंसियां कैसी है? क्या वो एजेंसियां आपने भ्रष्ट करके भ्रष्टक्रम के थ्रू खत्म करनी है या भ्रष्टक्रम के तहत बढ़ा दी है? आपने तो उनको संरक्षण देते हुए नजर आते हैं और वो सबसे बड़ा चिंता जागता उदाहरण है। चलिए तौकीर जी, महादेव ऐप को लेकर ये ऐप बैन क्यों नहीं की गई? महादेव सत्ता ऐप में तौकीर जी, इस ऐप को अब तक बैन क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी आज सीएम भूपेश बघेल तक लग गई है। अब तो इस ऐप को तो अब तक बंद कर देना चाहिए था केंद्र को, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐप को बंद कर दिया है, केंद्र ऐप ने बंद कर दिया। अभी आप देख सकते हैं केंद्र ने ऐप को बैन लगा दिया है। एक बात, दूसरी बात, बैन करने के बाद नहीं आप मानेंगे घोटाला कर रहे हैं तो पहले बता दीजिए आप। सर इस ऐप को लेकर तो काफी लंबे समय से चर्चाएं थी, तब तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव से ठीक पहले इस पर कार्रवाई होती है, सीएम भूपेश बघेल का नाम भी उजागर हो जाता है। और भ्रष्टाचार के जिन मामलों में जांच होती है, झीरम घाटी में जांच होती है, तो धर्मलाल कौशिक जी उसमें याचिका लगा देते हैं हाईकोर्ट में। ये कौन सा षड्यंत्र है जो ये सामने नहीं आने देना चाहते? क्यों न्यायाधीश का सहारा लेते हैं? किस तरह से रमन सिंह जी ने इस प्रदेश की जनता को छला, किस तरह से ऑल इंडिया लेवल पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको क्यों सामने? चलिए अनिल जी ये बता दीजिए, आप लगातार आपकी पार्टी आरोप लगाती रही भाजपा पर, आप सत्ता में तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं वही कहना चाहता हूँ अमृता जी, झीरम की जांच। रजा जी थोड़ा बोलने का मौका देंगे अनिल जी को? रजा जी थोड़ा शांति रखिए, आपको मौका दूंगी मैं वापस। बनाया गया तो इन्होंने धर्मलाल कौशिक जी ने याचिका लगा के उसको स्टे कराया। आज तक धर्मलाल कौशिक जी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता पाते उन्होंने स्टे क्यों कराया झीरम के मामले को? क्यों नहीं आयोग बनने देना चाहते हो? कौन सी जांच है जिसको रोकना चाहते हैं? चीट फंड कंपनियां। सर आप मुझे दोनों ही बता दीजिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो आपको लगता है कि आपकी बात कोई बाहर समझ पाएगा? अमृता जी मैं तो खामोश होकर जब आप मुझे अवसर देती तभी। सर अगर आप दोनों एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है शायद मैं भी आपकी बात समझ पाऊंगी और जनता भी आपकी बात बखूबी समझ पाएगी। अब तौकीर
राजा जी के पास तर्क तो है नहीं, मुद्दे हैं नहीं, चेहरे हैं नहीं, ये क्या करें? इनको डिबेट को खराब करना है, कुछ भी बोलते बोलते में इनको बात को जब ये मुद्दों में फंस जाते हैं। राजा जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, क्या मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूं? ये घबरा चुके हैं, ये डर हाथ पर चला रहे हैं, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो आप अंदाज लगाइए। तौकीर जी, आपके पार्टी का मंच नहीं है साहब, प्लीज तौकीर जी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। ये स्थिति है भाई साहब। तौकीर जी, अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे आपको म्यूट करवाना पड़ेगा। जी अनिल जी बोलिए, अपनी बात रखिए आप। देखिए, मैं वही कह रहा था कि क्यों ऐसा होता है, 500 से ज्यादा चीट फंड कंपनियों के डायरेक्टर जेल में हैं, और जब उनसे पैसा वापसी की बात है, 200 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ वासियों को पैसा वापस मिल गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि झीरम से लेके इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले से लेके चाहे पीएससी कांड जो इनके कार्यकाल में हुए हैं, सर झीरम की बात आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता सीएम बघेल खुद ही जेब में प्रूफ लेके घूमते थे कि जैसी हमारी पार्टी सत्ता में आएगी हम उजागर करेंगे नाम। अब क्या हुआ? 5 साल वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। माननीय उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में एक धर्मलाल कौशिक जी ने याचिका लगाई है कि जांच रोक दी जाए। जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में आयोग के गठन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, और आज एनआईए पूरी जांच कर रही है। सारी जांच को इन्होंने अदालतों के माध्यम से प्रभावित करने का काम किया है। इनको जवाब देना चाहिए धर्मलाल कौशिक को, भारतीय। चलिए अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अवधेश जी, 7 दिन का समय बचा है, क्या लगता है कि ईडी की कार्रवाई चुनाव के बाद भी जारी रहेगी? देखिए, जितना इनपुट आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई जो है तो चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। कहीं कहीं तो ये भी मतलब र्यूमर्स उड़ रहे हैं कि हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर की भी मतलब जो है सो डिटेन कर लिया जाए। तो ये कुछ एक र्यूमर्स है जिसपे मतलब मेरे ख्याल से उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अवधेश जी, सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो क्या तब भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी? डेफिनेटली मतलब इसमें अगर बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये तो कार्रवाई जारी रखेगी ना, उससे इसको फायदा है। क्योंकि अगर आपके ऑपोजिशन के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, अगर वो किसी भी तरीके से लैंग्वेजिंग मतलब प्रिजन में पहुंच जाते हैं तो एक टाइप से तो उनका तो करियर पर तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। और डेफिनेटली आप अगर सत्ता में आते तो आपके पास एम्पल ऑफ स्पेस होगा, तो जिसमें आप उन सारी चीजों, क्योंकि देखिए सत्ता में जो व्यक्ति बना रहता है, चाहे मीडिया हो या जनता हो, सब उसी की ओर घूमे रहते हैं। तो और इंडियन पब्लिक के साथ एक मतलब दिक्कत है कि वो शॉर्ट टर्म एमिनेशिया का शिकार हो जाती है, बहुत जल्दी मुद्दों को भूल जाती है। इन सबसे बड़ी चीज है कि ये है कि सत्ता में अगर सरकार रहती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होता है किसी को इशू को रिजॉल्व कर लेने के लिए। देखिए बोनस वाला मसला में जो सफल हुआ था केंद्र राज्य सरकार के बीच, फिर भी के मतलब जो है सो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं से राज्य योजना के तहत निकाल लिया। मान लीजिए कि बाई हाई कोर्ट में लगा है तो और आपके पास बहुत सारे दूसरे मेजर्स हैं जिसके तहत आप निकाल सकती थी। और दूसरी बात जो बहुत सारे फोरम्स हैं, उन फोरम्स में बोल सकती थी कि हमारे पास ये सबूत है, ये पब्लिक फोरम, ये सबूत है, ये फलाना व्यक्ति इसमें मुलविस था, इसने यहाँ पैसा दिया, यहाँ से आम से आया, यहाँ से ये तो बता ही सकती थी। तो लेकिन ऐसा कुछ होती हुई तो दिखा नहीं। और सबसे और सीरम इंसिडेंट में कई ऐसे गवाह थे कि गवाही नहीं हुई। और अपने गांव में जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात सुनना चाहेंगे। अच्छे से देखिए ऐसा है, ये जो ईडी कार्रवाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ नेताओं के खिलाफ आप क्यों समझते हैं कि नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं? अधिकारी के खिलाफ तो कर रहे हैं, वो तो आईएएस अधिकारी है, संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो घोखला कर रहा है। अनिल जी साफ कह रहे हैं ना, आप जो 5 नेताओं का नाम गिनवा रहे हैं भाजपा के, उनका नाम बता दीजिए किन पर कार्रवाई की ईडी ने। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर जो कार्रवाई कर रहे हैं ये इनको भेदभाव कितना जनाता, पहले ये बताइए, ये उस चश्मे से क्यों देखते नजर आते हैं जब ये कार्रवाई जब उनको समझ में नहीं आती। और अगर ये इनको लगता है कि 15 साल भ्रष्टाचार हुआ है तो इनके मुख्यमंत्री चूड़ी पहनते हुए मुंह में दही जमा के क्यों बैठ जाते हैं और कार्रवाई क्यों नहीं करते हमारे नेताओं के खिलाफ? तो हमारे समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये झूठा इल्जाम लगाते रहे। अगर नहीं तो 5 साल में एक को भी अंदर करने की कोशिश तक नहीं हुई।
क्योंकि सबूत ही नहीं थे। और इनके खुद मुख्यमंत्री बोलते थे कि झीरम कांड जो हुआ था, इनके देखिए झीरम कांड का बहुत आपको ड्राइव आपका उसका आप फीडबैक जाके देखेंगे तो उसमें किसका हाथ लगता था, इन्हीं की गुटबाजी का नजर आता है कि इनके गुटबाजी के चक्कर में वो कहीं ना कहीं नक्सलियों से मिलते हुए ये नजर आते हैं और नक्सली में कहीं ना कहीं इनकी सांठगांठ नजर आती है। चाहे दिग्विजय सिंह का बयान देख लीजिए, आप रंजीत रंजन का बयान देख लीजिए, और इनको अर्बन नक्सल को जब ये गोद में डालकर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई बड़ी योजना कोई भी एक्शन बड़ा नहीं करते नक्सलियों के खिलाफ, इससे साफ समझ में आता है कि नक्सलियों को कहीं ना कहीं पालते और पोसते नजर आते हैं। और इनके शासन से निकला हुआ नक्सली गढ़ जो है, नक्सलगढ़ से निकला हुआ इनके शासन में आज यहाँ पर फिर से पाला पोसा जा रहा है, पोषित किया जा रहा है। इसी कारण से ये सब घटनाएं होती हैं और उसका सबूत भी ये निकालने की कोशिश नहीं करते, झूठ बोलते हैं और उसकी उपलब्धि में क्या करते हैं, इनाम के रूप में उनके जो वहां से भाग के आए थे जिनको नक्सली ने छोड़ दिया था आसानी से, उससे पूछने की जगह उसको मंत्री बना बैठे। तो आप देखिए इसी के कारण से बस्तर में 12 सीटों में हम पूरा सीट जीतते नजर आ रहे हैं और 8 सीटों में हम जीतते, 20 के 20 सीटें हम पूरे जीत रहे हैं। सर, आप तो कह रहे 12 सीटों का दावा कर रहे हैं, आप कभी 14 सीटों का दावा करते हैं, लेकिन कई ऐसे नेताओं की बार बार खबरें आती है जिन्हें जनता घुसने भी नहीं दे रही अपने गांव में। मुझसे पूछा आपने जी, क्या कहा क्वेश्चन? बीजेपी के कई नेता हैं जिससे जनता इतनी नाराज है कि उन्हें गांव में तक एंटर नहीं होने दे रही है। तो होगा ना, देखिए क्या होता, भ्रष्टाचार किया है, जनता भी जान रही है और कोई सर मैं तो भाजपा नेताओं की बात कर रही हूँ। भाजपा नेता कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर जनता कहीं पर आप विरोध कर रहे, बता दीजिए ऐसी कौन सी जगह कहाँ विरोध हो रहा है। चलिए अनिल जी ये बता दीजिए, जिस तरह से लगातार ये अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो क्या कांग्रेस के पास इसका कोई बी प्लान है, क्योंकि समय की बहुत कमी है? अमृता जी, मैं सिर्फ बहुत सीमित शब्दों में आपसे, आपके चैनल में, आपके विद्वान दर्शकों से और आप सभी से, मीडिया समूहों से भी एक ही निवेदन करूंगा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, तौकीर भाई भी हमारे उसी समुदाय से आते हैं और दिल से वो भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण वोटों का जो प्रयास किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए घातक है। ईडी आईटी का उपयोग घातक है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग घातक है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के आवाम की एक एक आदमी को आगे आना पड़ेगा, मीडिया समूहों को आगे आना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। और जो लोग लगातार देश के लोकतंत्र का अवमूल्यन कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को खराब कर रहे हैं और राजनीतिक दल के रूप में जब सफल नहीं हो पा रहे हैं तो एजेंसियों के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको सबक सिखाने का समय है और लोकतंत्र को फिर से मजबूत बनाने का समय है। बाकी मैं आपके दर्शकों के विवेक पर, आप सभी के विवेक पर छोड़ता हूं और एक ही निवेदन करता हूं कि आप सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और ऐसी ताकतों को रोकना होगा ताकि हम वो पुरोधा जिन्होंने देश को आजाद कराया, आज बड़े मूल्यों को स्थापित किया देश में, उनकी आत्मा को शांति मिल सके और समझ सके कि हाँ आज की जनरेशन में भी हमारे जो कुर्बानी थी, त्याग था, वो बेकार नहीं जा रहा है। अमृता जी, इस दिशा में सभी को काम करना चाहिए, चाहे वो मीडिया समूह हो, राजनीतिक दल हो, सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे विश्लेषक हो, कोई भी हो। मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े विद्वान पत्रकारगण और जो बड़े मीडिया समूह और विश्लेषक बैठते हैं तो तुष्टीकरण के चक्कर में या तटस्थता के चक्कर में सही बातों को नहीं रख पाते कि हाँ छत्तीसगढ़ के गांवों के प्रकृति से लेकर संस्कृति तक के संरक्षण का काम जी, हमारे पास समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि महादेव ऐप को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि पीएम मोदी की जो है वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है इस कार्रवाई के बाद। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, 7 दिन के बाद दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में होने वाला है और इस मतदान के बाद क्या वाकई ईडी की कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी और इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के पास आने वाले दिनों में बी प्लान क्या है ये भी देखना दिलचस्प होगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।